चलो स्टार्ट करते हैं। हंसिका और आ जाती तो क्लास हो जाती कंप्लीट। चलो लेट्स वी स्टार्ट। ठीक है, जो हमारा अगला टॉपिक है डेट्स नाम इज पोलराइजेशन। देखो एक बात तो समझ में आ गई, वही तो मैं अंशिका तुमसे पूछ रहा हूँ। मेरा मोबाइल स्विच ऑफ है आरती, तुम पता कर लो। मतलब क्या है आज मैं थोड़ा और आरती आई हैव एन रिक्वेस्ट टू यू। क्या है, जो हमारे ऑपरेटर हैं उनकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, तो मे बी अगर डाउट सेशन थोड़ा आगे कर दूँ, मतलब ये मेन क्लास को ही थोड़ा 2 घंटे की कर दूँ, तो आज वो मत लेना, क्योंकि ही हैज़ अ PDF ऑफ अ क्वेश्चंस और वो पेन ड्राइव उनके पास है। ओके, तो अगर मुझे दिक्कत हुई तो मैं डाउट क्लास शाम को 7 से 8 लगा दूंगा। ठीक है, 2 घंटे अभी मेन पढ़ लेते, शाम को 7 से 8 डाउट पढ़ लेंगे, वो 3 बजे तक आ जाएंगे। ठीक, तो देखो वी हैव टू स्टडी अबाउट द पोलराइजेशन। व्हाट इज पोलराइजेशन? तो देखो हम लोगों ने कल क्या देखा था, पोलर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का नेट डायपोल मोमेंट दोनों का 0 होता था ना, विदाउट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। जल्दी बताओ क्यों? क्योंकि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते थे ना, वो क्या करते थे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स थे वो एक दूसरे के ऊपर आते हैं, ठीक है ना। और जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते थे उसमें क्या रहता था, पॉजिटिव और नेगेटिव डायपोल तो बना लेते थे, लेकिन समस्या क्या होती थी, डायपोल का ओरिएंटेशन ऐसा होता था कि नेट डायपोल मोमेंट 0 कर देते थे। लेकिन जब हम दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते थे तो पोलर मॉलिक्यूल्स में डायपोल रेगुलरली अलाइन हो जाते थे, ठीक है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाता था, वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटीज एक के ऊपर एक आ रही थी वो सेपरेट हो जाती थी, तो इसकी वजह से वो भी डायपोल मतलब पोलराइज हो जाता था और ये भी। तो इसका मतलब है पोलराइजेशन इज नथिंग, इट्स अ डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो पोलर एंड नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स polar and non-polar molecules develops a net dipole moment। पोलर और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है वो डेवलप करते हैं एक नेट डायपोल मोमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यही था ना, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है, और डायपोल मोमेंट क्रिएट होने का कारण क्या रहता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का होना, ठीक है ना। सो द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम is called polarization. It is denoted by कैपिटल P। और ये जो P होता है ये किसके बराबर होता है, B बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक नया कांस्टेंट आएगा, दिस इज द साई E, ठीक है ना, और दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज जाई, ठीक है, इसको जाई बोलते हैं, ठीक है। तो P बराबर एप्सिलॉन नॉट जाई E इंटू E। जाई इज नथिंग, इट्स विल बी अ इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इट्स बी अ टाइप ऑफ कांस्टेंट, ठीक है ना। ये हर जो साई कैसे बनता है, देखो ऐसे बनाना, ऐसा ऐसा ऐसा, समझ में आ गया ना। इसको बोलते हैं जाई। जाई ये यहाँ पे एक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी जिसको कहते हैं। तो आप बोल सकते हो जाई इज अ कांस्टेंट, मतलब तुमको ऐसा बनाना है, एक्स बनाना है, लेकिन ऐसा क्यों, दारू पिए हो, ठीक है ना।
तो जाई इज अ कांस्टेंट कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है ना। जाई इज कांस्टेंट कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एंड डिपेंड्स ऑन molecular properties। समझ में आ गया? दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दैट टॉपिक, पोलराइजेशन। वी हैव स्टडीड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड दैट्स इज पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या होता है, हमने ये देखा था पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट शो करने लगते थे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है ना। तो जो डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम हमारा निकल के आता था उसको हम पोलराइजेशन कहते थे, ठीक है। तो P बराबर एप्सिलॉन नॉट जाई इनटू E हो जाता था। यहाँ पे जो जाई है वो अपना एक कांस्टेंट है जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, और वो डिपेंड्स करता है मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज पे। गॉट इट और नॉट? जल्दी बताओ, गॉट इट? चलो अब आने वाले हैं अपन लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट्स नेम इज कैपेसिटेंस। लिख गया आप लोगों का ये? चलो, हाँ भूमि इंग्लिश बहुत भैया, आजकल नॉलेज आ गया इंग्लिश का। यस, सही है, दिए रहो इंग्लिश। रॉयल में भी पढ़ते हैं, सास रॉयल को स्कूल में पढ़ रहा है तो रॉयल जैसे जवाब होंगे। चलो मेरे हिसाब से एक बार तुम लोग पूछ लोगे क्या एनसीईआरटी से न्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले? इट्स बी अ हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मिस आउट हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्यों आरती? कैन यू आस्क विथ अंशिका? एक बार पूछ लो जिससे आगे स्टार्ट कर दें यार, वो फिर उसका भी छूट जाएगा। सोनल को तो पढ़ना नहीं है, बीमारी डाला रहना। भूमि यू विल आस्क विथ सोनल ऑल्सो, क्योंकि अगर उसको नहीं पढ़ना देन आई विल गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, मैं उसको हटा दूंगा अपनी क्लास से। तुम पूछो उससे कि अभी भैया बोले 9:30 पे ज्वाइन करोगी, 3 मिनट का टाइम है। क्योंकि मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करूँ वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो कहीं और जाने लगी क्या फिजिक्स की कोचिंग? क्यों? हाँ मतलब क्योंकि रीजन बिहाइंड इट नहीं, यहाँ पे जैसे अगर वो जुड़ी है तो उसका चार्ज तो लगता ही है ना। इट्स नॉट टू बी अ माई इंस्टीट्यूट, आई एम जस्ट बी अ वर्कर टू बी हियर। ओके देन, चलो तो लेट्स बी स्टार्ट द कैपेसिटर। ओके, तो देखो आप लोगों ने घर पे कूलर पे कंडेंसर लगा हुआ देखा है? आप लोगों ने घर पे जो कूलर होता है उस पर कंडेंसर लगा देखा? जब स्पीड उसकी कम हो जाती है तो पापा लोग कंडेंसर को चेंज करवा देते हैं और उसकी स्पीड बढ़ जाती है, हाँ या ना? देखा है किसी ने कंडेंसर लगा? इस टाइप का होता है, व्हाइट कलर की एक डिब्बी होती है इस तरीके से, और एक तो ऐसे वायर निकला होता है। जो कंडेंसर है ना वही हमारा क्या है? कैपेसिटर है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। चलो रेडी करते हैं, अब बहुत हो गया, इतना इंट्रो काफ़ी था इसका, डरावना इंट्रो। चलो तो कैपेसिटर क्या होता है? ठीक है ना।
द कैपेसिटर इज अ डिवाइस, द कैपेसिटर इज अ डिवाइस which is used to store energy। समझ में आया कि नहीं आया? कैपेसिटर एक प्रकार का डिवाइस होता है जो कि एनर्जी को स्टोर करने के काम आता है, ठीक है ना। देखो, इट इज अ सिस्टम ऑफ, it is a system of two conductors separated by an insulator। देखो, आप लोगों को पता है हम लोग क्या बोलते हैं, देखो सुनना, यहां पे हमने देखो सर्किट डायग्राम बनाते हैं, रुकना थोड़ा तो मजे से समझो। देखो ये तुम्हारा कूलर था, ठीक है ना, और ये तुम्हारा क्या था, सपोज करो ये लाइट का बोर्ड था, यहां से वायर निकला था, ठीक है। हम क्या करते, रास्ते में अगर एक सर्किट लेते हैं जिसमें हम कंडेंसर से कनेक्ट करके कूलर को कनेक्ट करते हैं, और एक सर्किट कैसा यूज करते हैं कि हम अपना ये लाइट का बोर्ड लिया और इससे क्या हुआ, डायरेक्ट कूलर को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब एक बात समझना, अगर आपके यहाँ पे लाइट स्ट्रांग मात्रा, मतलब अगर बोले कि लाइट का वोल्टेज अच्छा खासा है तो हम कैपेसिटर को ना भी लगाएं तो काम चल जाए। लेकिन देखो क्या होगा, अब आपको पता है लाइट एक जैसा नहीं रहता, वोल्टेज फ्लक्चुएट होता रहता है कि नहीं होता रहता अपने घरों में। अब देखो कभी कभी कहोगे तुम्हें लाइट नॉर्मल दिखती हो रही है, तो पर ऐसा नहीं कि वो नॉर्मल होगी ही, वो हल्का हल्का फ्लक्चुएट होती रहती है। तो कभी क्या होगा, अचानक से बहुत ज़्यादा करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, कभी अचानक से बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो एक बात बताओ, इससे में कूलर की मोटर फूकने के चांस होंगे कि नहीं होंगे? क्यों? इसका कारण है, जैसे ही आप लोग क्या करते हो, इसको डालते हो तो ये क्या करता है, इसके अंदर पहले स्टोर्ड एनर्जी कर लेता है। जब एनर्जी अच्छी मात्रा में स्टोर हो जाती है फिर इसको सप्लाई करता है। तो ये डायरेक्ट करंट यहाँ पे नहीं पहुंच रहा है, समझ रही हो ना। आपके कूलर पे डायरेक्ट करंट नहीं पहुंचता है, कंडेंसर उस करंट को कन्वर्ट करता है जितना आपको रिक्वायर्ड है। समझ गए क्या प्रोसेस होती है? अब देखो एक बात बताओ, जब तुम लोग गाड़ी से लगातार घूमते रहते हो तो गाड़ी के टायर घिस जाते हैं, तो नए टायर डलवाने पड़ते कि नहीं डलवाने पड़ते? हाँ है ना? जल्दी बताओ, अगर आप लोग गाड़ी से घूमते हो तो गाड़ी से घूमते हुए तो आपको नए टायर डलवाने पड़ते अगर बहुत चला लो गाड़ी को। तो इसी प्रकार से कैपेसिटर भी क्या होता है, कंडेंसर जो होता है, काफी दिनों तक जब उसको एनर्जी को स्टोर करता रहता है तो उसकी एनर्जी स्टोर करने की क्षमता घट जाती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कैपेसिटर हमारा क्या हो गया, खराब हो गया। तो कैपेसिटर का काम क्या होता है, जहां पर भी फ्लक्चुएटिंग करंट आता है, तुम देखो धरती की जितनी डिवाइसेस बने हुए हैं, इवन अपना मोबाइल जो होता है, मोबाइल का जो चार्जर होता है उसमें बहुत सारे कंडेंसर्स लगे होते हैं, बिकॉज वो उस अमाउंट में करंट को कन्वर्ट करके देते हैं विच वी नीड इट। अगर डायरेक्ट अमाउंट हमने दे दिया करंट का तो हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम खराब हो जाएगा। इसलिए क्या है, ये करंट को, अब देखो ये कैपेसिटर है, क्या करता है, करंट से मिलने वाली एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है, देन इट विल बी गिव टू द डिवाइस। तो देखो क्या हो जाएगा, कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच इज स्टोर टू एनर्जी, ठीक है ना। इट इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। तो देखो क्या होगा, रियलिटी में क्या होगा, आपका एक पैरेलल प्लेट रखी हुई है, ये दूसरी पैरेलल प्लेट बगल से रखी हुई है, ठीक है ना, इसके बीच में कुछ भी नहीं है, और ये देखो क्या हो जाएगा, बैटरी से कनेक्ट है। देखो तो क्या हुआ, ये हमेशा ये क्या हो जाएगा, दो कंडक्टर का सिस्टम होगा जिसके बीच में कोई ना कोई इंसुलेटर रखा होगा। इंसुलेटर में क्या हो जाएगा, एयर, वैक्यूम, और क्या हो सकता है इंसुलेटर में, जल्दी बताओ। डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक की जब अभी आप डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो हमने क्या बताया था, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इज ए टाइप ऑफ इंसुलेटर विच हैव अ पुअर कंडक्टिविटी। जल्दी बोलो। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो हमारा कैपेसिटर है ना, वो हमेशा दो, ठीक है, कंडक्टर का सिस्टम होगा जिसको इंसुलेटर से हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। समझ में आया ना? जल्दी बताओ। फिर देखो
कॉमर्शियल नेम ऑफ कैपेसिटर। कॉमर्शियल मतलब मार्केट का नाम क्या है? मार्केट में कैपेसिटर को क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल नेम ऑफ कैपेसिटर इज, कॉमर्शियल नेम ऑफ कैपेसिटर इज कंडेंसर। मार्केट में किस नाम से जाना जाता है कैपेसिटर को? कंडेंसर के नाम से मार्केट में जाना जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो क्या होगा, समझना बात को। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है ना, सेकेंड वाला, सो वी कांट डिस्कस अबाउट द करंट, द होल प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द चार्ज। ठीक है, तो देखो क्या होगा, सपोज करो ये कैपेसिटर का सिंबल होता है, पहले मैं लिख भी दी, मतलब अभी समझना। ये दो कंडक्टर है, एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो एक बात बताओ, ये दोनों प्लेट के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। इन दो, अगर एक से दूसरे में करंट, चार्ज को फ्लो होना है, चार्ज कब फ्लो होता है? सेम पोटेंशियल में चार्ज फ्लो नहीं होता है, हायर टू लोअर चार्ज फ्लो होता है कि नहीं होता है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, मतलब हायर पोटेंशियल से जाता है, और माइनस नेगेटिव पोटेंशियल पे चार्ज खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें यहां बीच में कुछ भरा हुआ नहीं है, अगर चाहते हो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लगे, तो यहां पे कोई ना कोई पोटेंशियल डेवलप होना पड़ेगा बैटरी के बीच में कि नहीं? कैपेसिटर के बीच में कोई ना कोई पोटेंशियल डेवलप होगा, ठीक है ना? तो कैपेसिटर की जो डेफिनेशन होती है कि जितना चार्ज यहां से फ्लो हो सकता है उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डेवलप होगा, हाँ है ना? जितना ज्यादा चार्ज यहां से आपको फ्लो कराना पड़ेगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बीच में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कम चार्ज फ्लो होगा, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ज्यादा चार्ज फ्लो होगा। तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। ये बात समझ में आई? भूमि, आरती, ये वाली बात समझ में आई कि अगर सेम पोटेंशियल होता है तो वहां कर चार्ज फ्लो नहीं होता है। अगर आपको चार्ज को फ्लो कराना है तो उन कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में क्या करना पड़ेगा? एक पोटेंशियल डेवलप करना पड़ेगा, और उस पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी किस पे डिपेंड करती है? जितना ज्यादा बैटरी से चार्ज निकल रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया भूमि? ठीक है ना? तो देखो अब इसी बात को अपन लिखेंगे, ठीक है। इन कैपेसिटेंस या इन कैपेसिटर, ठीक है ना, इन कैपेसिटर द पोटेंशियल डेवलप बिटवीन द प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड between two conductors, the potential difference developed between two conductors is directly proportional, is directly proportional to charge flowed from battery। ठीक है ना? देखो हमने क्या बोला, इन कैपेसिटर द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन टू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लोड फ्रॉम द बैटरी। यानी क्या हो जाएगा? देखो जब हम प्रोपोर्शनलिटी की डेफिनेशन लिखते हैं तो जो हम लिखते हैं उसका अपोजिट प्रेजेंट करते हैं। यहां पे हमने क्या लिख दिया है? पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज के प्रोपोर्शनल है। तो जब इसको लिखा जाता है ना सिंबल फॉर्म में, तो क्या लिखा जाता है? उल्टा लिखा जाता है, चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। ये बात याद रखना। थ्योरी में लिखते हो तो थ्योरी में आपको क्या लिखना पड़ेगा? पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। अभी आपको क्या लिखना पड़ेगा? चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ सिंबल। गॉट इट और नॉट? जल्दी बताओ। In capacitor, the potential difference developed between two conductor is directly proportional to the charge flow from the conductor। आरती और भूमि, अब एक बात तुम्हें मालूम होगी कि जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है क्या?
बचपन से पढ़ रहे हैं ना कि जब भी प्रोपोर्शनल साइन कोई ना कोई हटाते हैं तो वी हैव इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट। ये नोट हो गया आप लोगों का? ये नोट हो गया आप लोग का? हाँ, कांस्टेंट आता है। चलो ठीक है ना। तो देखो यहां पे क्या होगा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V था, तो जैसे ही हमने प्रोपोर्शनल हटाया यहां पे एक कांस्टेंट आ गया C, और V पहले से ही था। तो ये जो C है ना, C इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज कॉल्ड, जिसका नाम क्या है, विच इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। समझ में आया कि नहीं आया? जिसका क्या नाम है, कैपेसिटेंस हो गया। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, C बराबर क्या हो गया, Q अपॉन V हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है ना। जो इसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल F। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो ऐसा यूनिट होती है कैपेसिटेंस की, वो होती है फैराड, जिसको F से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ है ना। जो सिंबल होता है, सिंबल ऑफ कैपेसिटेंस इज, कैसा होता है सिंबल, ये होता है कैपेसिटेंस का सिंबल। ठीक है ना। ये बैटरी जैसा नहीं होता है। देखो बैटरी में क्या होता है, बैटरी में एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। ठीक है ना। कैपेसिटर में दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? फैराड का मतलब क्या होता है ये पूछ रही हो। फैराड इज गिवन बाय दिस, ये जो कैपेसिटेंस था ना, ये फैराड नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो जो यूनिट होती है उन्होंने फैराड के नाम पे दे दी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ 1 फैराड किसके बराबर होता है। ठीक है, रुकना, तो अपने आप तुम समझ जाओगी। मैं क्लास ले रहा हूँ। तुम्हें पता है वेबिनार चल रही है? क्या वेबिनार चल रही है कॉलेज में? पता नहीं। नहीं, आई थिंक यू शुड ज्वाइन। मैं क्लास ले रहा हूँ, आज पूरे दिन क्लास है मेरी। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो ऐसा यूनिट है कैपेसिटेंस की वो फैराड होती है। जो सिंबल होता है वो इस तरीके, कहीं कहीं पे आपको जो सिंबल है वो ऐसा मिलेगा। तो ये कैपेसिटेंस तो होता है, पर इट्स नेम इज वेरिएबल कैपेसिटेंस। दिमाग में आ रहा होगा वेरिएबल कैपेसिटेंस क्या होता है। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हें एक कैपेसिटर का बक्सा दे दिया जाए और उसे बोला जाए कि आप इसके नोब को रोटेट करते जाओ, तो पहले वो 1 माइक्रोफैराड था, फिर 2 फैराड हुआ, फिर 3 फैराड हुआ, ऐसे 10 फैराड हुआ, तो उसको घुमाने से तुम्हारा कैपेसिटर वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है बार बार। तो कांस्टेंट एक डिवाइस कई प्रकार के कैपेसिटर को दर्शा देता है कि नहीं दर्शा देता है। तो ऐसे कैपेसिटर को बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। मोस्टली यूज कौन सा करते हैं अपन लोग, कांस्टेंट वाला। ठीक है ना, ये हो गया। और देखो ये नोट हो गया इतना आप लोगों का। देखो फैराड को डिफाइन कर देते हैं, डिफाइन 1 फैराड। ठीक है। तो देखो एक बात समझो, अगर हमें 1 फैराड चाहिए है, इसका मतलब है अगर हम 1 कूलम चार्ज लें, 1 कूलम चार्ज लें और उसमें 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई कर दें, तो यहां से बनने वाला कैपेसिटर क्या होगा, 1 फैराड का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ है ना। तो आरती तुम्हारा एक क्वेश्चन का जवाब तो मिल गया। 1 फैराड होता क्या है। ये कौन आ गया है अभी, अंशिका, वी कॉल अ लॉट टू यू बट यू विल लेट। कोई नहीं, अभी तो कैपेसिटर का इंट्रो ही चालू हुआ है। देखो यहाँ पे हमें ये C बराबर Q अपॉन V होता है। ठीक है ना। तो तुमने पूछा था आरती की फैराड क्या होता है, तुम बोलोगी 1 फैराड बराबर 1 कूलम, मतलब कूलम पर वोल्ट होगा कि नहीं होगा, कूलम पर वोल्ट इज कॉल्ड द फैराड। तो चाहे तुम
फेरेड बोलो या फिर उसकी जगह पे कूलम पर वोल्ट बोलो, तो दोनों चीज सेम ही हुई कि नहीं हुई? जल्दी बताओ। चाहे आप कूलम बोलो, चाहे आप फेरेड बोलो, चाहे उसे 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट बोलो। अब एक बात देखो आरती, यहां पे क्वेश्चन आता है अपना कि डिफाइन करो 1 फेरेड क्या होता है। हमने आपको क्या बताया था, अगर आपके कंडक्टर में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप हो जाए और जब चार्ज कितना फ्लो हो रहा हो 1 कूलम, तो इससे मिलने वाली चीज क्या हो जाएगी? 1 फेरेड। हाँ है ना, यही होता है ना। तो अब हम क्या बोलेंगे, जो आपने डेफिनेशन लिखी उसमें हर जगह 1 1 कर देना है। तो देखो, when 1 coulomb charge flown from the battery and develops a 1 volt potential between the plates, ठीक है, develops the 1 volt potential between the plates, then 1 farad capacitance is stored in कैपेसिटर। समझ में आया? अगर आप 1 कूलम चार्ज फ्लो करा रहे थे और उस 1 कूलम चार्ज फ्लो कराने से 1 वोल्ट पोटेंशियल डेवलप होता है प्लेट्स के बीच में, तो आप बोल सकते हो कि हमारा कितना कैपेसिटेंस बन चुका है? 1 फैरेड कैपेसिटेंस बन चुका है कि नहीं बन चुका है? जल्दी बताओ, क्या इसमें कोई डाउट है? जल्दी बताओ, डाउट है इस पे कुछ? क्या कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? चलो इसको नोट करो जल्दी से, फिर अपन एक डेरिवेशन करते हैं इसका कैपेसिटर का, है ना, वो पेपर में पूछ लिया जाता है। किसी को रेडियस ऑफ अर्थ याद है कितना होता था? Anyone know radius of earth? What is the value of radius of earth? हो गया? चलो यहां पे अब एक डेरिवेशन करते हैं ना। दैट्स डेरिवेशन नाउ स्टार्ट करते हैं। रुको, डेरिवेशन करने से पहले ना एक इंपॉर्टेंट फैक्ट डेवलप कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, हम इंपॉर्टेंट एक पॉइंट डेवलप करने वाले हैं। तो देखो यहां पे क्या होगा, C बराबर Q अपॉन V होता है कि नहीं होता है? जल्दी बताओ। ठीक है ना, C बराबर Q अपॉन V होता है। रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻6 इन मीटर। ठीक है, 6 इंटू 10⁻6 मीटर। देखो यहाँ पे क्या होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो देख रहे थे, C बराबर होता है Q अपॉन V। ठीक है, अब एक बात बताओ, Q तो चलो हम छोड़ देते हैं, Q की वैल्यू को देखते क्या होने वाला है। अगर आप V को घटाओगे तो हमारा C बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? हाँ है ना? अगर आप V को घटाओगे तो C बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? अब एक चीज देखो, C क्या है? C तो है किसी भी कैपेसिटर की स्टोर करने की स्ट्रेंथ,
जानते हो ना, अभी देखा ना, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि एनर्जी को स्टोर करने के काम आता है। तो सी को आप क्या बोलोगे? सी एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है जिसका काम है एनर्जी को स्टोर करना। अगर तुम सी की वैल्यू को बढ़ाओगे तो ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा, सी की वैल्यू घटेगी तो कम एनर्जी स्टोर करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यानी अगर आप V की वैल्यू को घटाते हो तो C हमारा बढ़ता है। यानी कि स्मॉल पोटेंशियल जितना ज्यादा डेवलप होगा उनके बीच में, उतनी ज्यादा एनर्जी होगी उनको स्टोर करने की। कैसे? द फैक्ट इज दैट, मैंने तुम्हें बताया था, इफ द हायर पोटेंशियल इज डेवलप्ड बिटवीन द प्लेट, तब तो चार्ज फ्लो हो जाएगा, रुकेगा क्या? अगर प्लेट्स के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डेवलप कर दिया जाए, पोटेंशियल डिफरेंस दो के पीछे बहुत ज्यादा कर दिया जाए, तो क्या चार्ज रुकेगा उसके अंदर कभी? एक बात बताओ, कभी रुकेगा क्या चार्ज? नहीं रुकेगा ना। लेकिन अगर पोटेंशियल डेवलप कम होगा उनके बीच में तो चार्ज को धीरे धीरे करके उस साइड जाना पड़ेगा, यानी कुछ समय कैपेसिटर के अंदर उसे बिताना पड़ेगा कि नहीं बिताना पड़ेगा? जल्दी बताओ। तो आप बोल सकते हो ना कि फॉर द लो वैल्यू ऑफ अ पोटेंशियल द कैपेसिटेंस शुड बी मैक्सिमम, यानी जितना कम पोटेंशियल होगा उतना अच्छा आपका क्या होगा? कैपेसिटर वर्क करेगा। गॉट इट और नॉट? पेपर में पॉइंट पूछा जाता है। तो देखो, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ V, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ V, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ V, कैपेसिटर होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। समझ में आ गया ना? जितनी कम वैल्यू होगी V की, उतना ज्यादा चार्ज उसके अंदर स्टोर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। अंशिका, कुछ डाउट तो नहीं आ रहा है? कोई टॉपिक देख लो। अगर इस पॉइंट में नहीं समझ में, कैपेसिटर समझ में आ गया क्या कर रहे हैं अपन? कुछ ज्यादा मिस नहीं हुआ तुम्हारा? मतलब इट्स नॉट टू बी मच हार्ड। पोलराइजेशन टॉपिक शुरू में पढ़ाया था, वो भी सरल था, वो देख रहा शुरू की रिकॉर्डिंग है ना। ये नोट हो गया? ये नोट हो गया आपका? नोट हो गया? ओके, चलो। देखो, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर, ठीक है ना? हमें कैपेसिटेंस निकालना है स्फीयर का। तो एक बात बताओ, समझ आ रहा? अंशिका नहीं आए तो बता भी देना, ठीक है ना? 5 मिनट में मेरे कैप। अभी देखो अंशिका, क्या होगा, मैं भूमि को और आरती को 5 मिनट का गैप दूंगा। इन दैट टाइम आई कैन रिपीट दिस टॉपिक टू यू, जो तुम्हारा छूट गया शुरू का। ये लोग जब तक कुछ अपना खा पी लें, क्योंकि क्लास में भी मैं 11 बजे तक चला दूँ, ये में भी मैं 12 बजे तक चला दूँ। आज मैं कैपेसिटर ख़त्म ही करके जाऊँगा, फिर 7 से 8 रात को डाउट पढ़ा दूँगा। देखो, कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर के बारे में बताओ। तो हमें पता है, अगर आपको C निकालना है तो Q/V होता है कि नहीं होता? जल्दी बताओ। होता है ना? अगर तुम्हें पोटेंशियल V जो है पता चल जाए तो उसमें Q का भाग करोगे तो C निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? तो आप देखो क्या बोलोगे, लेट अ स्फीयर ऑफ चार्ज Q एंड रेडियस R। हमने कोई एक स्फीयर मान लिया जिसपे चार्ज Q था और रेडियस क्या थी? R थी, ठीक है ना? देन द पोटेंशियल विल बी इज V बराबर होता है 1/4πε0 Q/R। यही होता है ना पोटेंशियल? सिर्फ R² नहीं होके R हो जाएगा, हाँ है ना? जल्दी बताओ, यही होता है ना? कैसे? देखो एक बात समझो, E बराबर क्या होता था? E बराबर होता है V इंटू R। जल्दी बताओ।
ऐसा नहीं होता था, तुम लोग ध्यान ही नहीं रखते। ये होता था V बराबर E इंटू आर, ठीक है ना। E कितना होता था 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर, एक आर का और इंटू कर दो तो ये निकल के आ गया V बराबर 1/4πε0 Q बाई आर ड्यू टू स्क्वायर। चलो मान लिया बात। बट कैपेसिटेंस क्या होता है, बट कैपेसिटेंस C बराबर होता है C बराबर होता है Q अपॉन V। अब हम इस V को उठा के यहां पे पुट कर दें क्या, तो देखो C बराबर क्या हो जाएगा, Q पहले से था, दिस इज 1/4πε0, दिस इज Q डिवाइडेड बाई R। तो देखो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 4πε0, ठीक है, R मल्टीप्लाई बाई Q डिवाइडेड बाई Q कैंसल, तो कैपेसिटेंस ड्यू टू अ स्फीयर कितना हो गया 4πε0 R। गॉट इट और नॉट। तो ये एक डेरिवेशन आपका खत्म। टफ था क्या, देखो जितने टफ डेरिवेशन थे वो तुम पढ़ चुकी हो। अब तुम लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखना है कि इसका ये होता है तो ऐसे निकलता हुआ चला जाएगा। लिख गया ये, जल्दी बताओ लिख गया। समझ में तो आया ना, कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल निकाला, फिर C बराबर Q अपॉन V में रख दिया तो 4πε0 R आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो इसके बाद एक क्वेश्चन बोला जाता है कि जो आपका 1 फैराड है ना, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है, इतने बड़े कैपेसिटर बनाना हमारी औकात में नहीं है। डायरेक्टली बोले पन्ना की लैंग्वेज में, इतने बड़े कैपेसिटर बनाना हमारी लिमिट्स में नहीं है। तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि 1 फैराड बहुत बड़ी क्वांटिटी है। समझ में आया क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट 1 फैराड बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो ये प्रूव करना जरूरी है तब जब अपन को पता, किसी से हम कंपेयर कर दें। फॉर एग्जाम्पल धरती की बड़ी सी चीज से हम अगर कंपेयर कर दें कि इतनी बड़ी चीज का पोटेंशियल इतना कम होता है, तो फिर अपने छोटे छोटे कैपेसिटर कैसे बना लेंगे अपन फैराड में। इसलिए आप लोग देखोगे जो अपने घर में कैपेसिटर आते हैं वो फैराड में नहीं होते हैं, दे आर इन द माइक्रो फैराड। नोट डाउन द पॉइंट, द कैपेसिटर विच वी यूज्ड इन आवर कूलर्स एंड अदर डिवाइसेस, दीज आर इन माइक्रो फैराड, मतलब 10 की पावर -6। तो फैराड इज अ वेरी लार्ज क्वांटिटी। अब हम इसको करने वाले हैं प्रूफ, बट आफ्टर द ब्रेक ऑफ 5 मिनट। गॉट इट और नॉट। तो 9:57 है, अपन 10:05 पे मिलते हैं, ठीक है, ठीक है आरती, जस्ट यू कैन गो टू 5 to 8 मिनट का ब्रेक है। चलो अंशिका, जो तुम्हारा मिस आउट हुआ है मैं तुम्हें बता देता हूं, मैं भी 2 मिनट का ब्रेक लूंगा ना ऑक्सीजन के लिए। भूमि क्लास फिनिश नहीं है, यू डोंट गोइंग टू एनीवेयर, ठीक है ना। तुम्हें अभी 11 बजे तक तो पढ़ना ही पढ़ना है, फिर भले ही मैं छुट्टी कर दूंगा, शाम को 7 से 8 डाउट पढ़ा दूंगा, लेकिन 11 बजे तक पढ़ना है, नहीं तो तुम्हारे मामा जी के यहाँ ही आके तुम्हें ठगवा दूंगा बेटा, बता रहा हूँ। तुम आंटी तो होंगी अगल बगल, उनका नंबर है मेरे पास। चलो अंशिका तुम रेडी हो जाओ, ये लोग जब तक अपना काम कर लें, जाओ खा पी लो, जो चरना है चल लो। देखो अंशिका, अपन ने कल ये देखा था ना, पोलराइजेशन टॉपिक में तुम्हें बता रहा हूं, हमने तुमको ये बताया था कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे नॉर्मल टाइम में क्या होते हैं, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक फील्ड ना अगर लगाई जाए तो वो कुछ काम के नहीं रहते हैं, उनका नेट डायपोल मोमेंट P0 होता था ना इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में, हाँ है ना, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करती थी तो क्या होता था, जो पोलर मॉलिक्यूल्स के परमानेंट डायपोल्स इधर उधर घूम रहे होते थे वो प्रॉपर लग जाते थे लाइन से, और जो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर एक के ऊपर एक रखे थे वो दूर दूर होकर पोलर हो जाते थे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट डायपोल मोमेंट उनका 0 होगा क्या, नहीं होगा ना। तो पोलराइजेशन क्या कहलाता है, पोलराइजेशन कहलाता है डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आया,
डाइपोल मोमेंट, ये नोट्स मैं सेंड कर दूंगा उसकी फोटो, तुम उससे लिख लेना, बस समझो। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है आपका? पोलराइजेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो पोलराइजेशन को कैसे लिख देते हैं? पोलराइजेशन होता है एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट आ गया साई, और दिस इज इक्वल टू ई। ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन तो जानती हो ना इलेक्ट्रिकल परमेबिलिटी, और साई जो ई है ये हमारा एक कांस्टेंट है जाई, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। समझ में आया? दिस साई इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। और जो साई होता है ना, ये डिपेंड करता है किस प्रकार का मटेरियल यूज कर रहे हो। ये साई ही की वैल्यू से हमें पता चल जाता है वेदर इज अवर मटेरियल इज अ पोलर और वेदर इज अवर मटेरियल इज नॉन पोलर। समझ में आया किसी का? ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रहना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, ये आपका क्या हो जाएगा? साई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हो गया, और ये ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। हमने इसके बाद क्या बताया कि जो कैपेसिटर होते हैं ना, वो डिवाइसेस होते हैं जो कि एनर्जी को स्टोर करने के काम आते हैं। कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है। कैसे? देखो इसका यूज, हमने एग्जांपल लिया था कि ये तुम्हारा लाइट का बोर्ड है और ये तुम्हारा कूलर है। एक केस में ये आपका लाइट का बोर्ड है और ये आपका कूलर है, दूसरे केस में, हाँ है ना। तो देखो हमने क्या किया, एक बार में कैपेसिटर लिया और एक बार में डायरेक्ट। तो ये देखो डायरेक्ट हो गया, ये कैपेसिटर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, अपने घर में जो लाइट आता है, मतलब लाइट आती है, उसका जो पोटेंशियल होता है वो कॉन्टिन्यूअस वेरी करता रहता है ना, मतलब फ्लक्चुएशन होता रहता है, कभी ज़्यादा अच्छे से कभी कम, हाँ है ना। तो अगर एक बात बताओ, अगर तुमने देखो अब क्या हुआ, अगर यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रहा था करंट का, हमने कंडेंसर को यूज कर दिया, तो कंडेंसर क्या करेगा? इससे करंट लेगा, थोड़ी देर अपने अंदर रखेगा, देन इसको देगा, हाँ है ना। यानी ये तो ये अब देखो इसको कितना करंट इसे देना है। अब ये बोर्ड के हाथ में नहीं है, किसके हाथ में? कैपेसिटर के हाथ में, ठीक है ना। तो कैपेसिटर क्या करेगा? इससे करंट लेगा, थोड़ी देर स्टोर करेगा, फिर जितना इसको रिक्वायर्ड होगा उतना देगा। लेकिन अगर क्या होगा, यहाँ पे देखो ये जितना मांगेगा इसको फर्क नहीं पड़ता, यानी जो कूलर है, ये जो रखा हुआ है, इसे बोर्ड को फर्क नहीं पड़ता है। ये तो क्या होगा, जितना इसके पास आ रहा होगा पूरा का पूरा इसको दे देगा। ये सोचेगा नहीं कि इतने में इसकी मोटर खराब भी हो सकती है, इतने में मोटर जल भी सकती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर को लगा देते हैं। कैपेसिटर को लगाने का मतलब क्या है, अब वो थोड़ा थोड़ा करके इसको देगा, एक साथ नहीं देगा, ठीक है ना। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर एनर्जी। जो कॉमर्शियल नेम है कैपेसिटर का वो कहलाता है कंडेंसर, जो अपन घर में यूज करते हैं। कॉमर्शियल नेम ऑफ कैपेसिटर क्या है? कंडेंसर है, ठीक है। फिर हमने ये फॉर्मूला बताया था कि ये आपका कैपेसिटर है, ये बैटरी से कनेक्ट है। तो देखो हमें पता है कि अगर इसके बीच में सेम पोटेंशियल होगा तो कहीं कुछ फ्लो होता है क्या? एक बात बताओ, अगर दो पॉइंट जिनका पोटेंशियल सेम हो तो क्या कुछ फ्लो होगा? यानी तुम तो ऐसे बात, मतलब ये वाली बात ऐसी हो गई कि ये दो टंकी हैं, इन दोनों में अगर सेम लेवल तक पानी भरा हुआ है तो क्या एक टंकी से दूसरी टंकी में पानी जाएगा क्या? जल्दी बताओ। हाँ, एनर्जी को स्टोर करता है, ये नहीं जाएगा पानी ना। ठीक इसी प्रकार से अगर ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इनके पॉइंट में पोटेंशियल सेम हो गया है तो यहाँ पे चार्ज फ्लो नहीं होता है। तो देखो अगर यहाँ पे पोटेंशियल नहीं है तो इसका मतलब है चार्ज फ्लो नहीं होगा, लेकिन जितना ज्यादा पोटेंशियल डेवलप होगा उतना ही ज्यादा चार्ज फ्लो होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। तो हम क्या बोल सकते थे कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? हाँ है ना, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हम बोल सकते हैं। तो जैसे ही हमने ये हटाया तो Q बराबर क्या हो जाएगा? CV, और C क्या है? कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है ना, जो कि क्या है? यूनिट है मेजर करने की कि कितनी एनर्जी स्टोर करता है हमारा कैपेसिटर। गॉट इट अंशिका? जो आपका इनिशियल पोर्शन मिस हो गया था, इसके बाद तो आप आ गई थी ना, ठीक है। आई विल ऑल्सो टेक अ रिलैक्स ऑफ 2 मिनट, मैं मिलता हूं आके, देन वी स्टार्ट अ न्यू, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो अपने सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है।
वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वो स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं आता हूँ 1-2 मिनट में आ रहा हूँ। आपको कैसे पता? तुमने जरूर पोहा खाया होगा। अरे हाँ, पोहा ही खाया है, देखा अंदाजा। अभी भी खा रहे हैं, सही है। चल लो जितना चल सकते हो। भूमि ने क्या खाया? मामा का दिमाग। भूमि तुमने क्या खाया? मामा का दिमाग खाया। कहते होंगे कहाँ से आ जाती है लड़की, और अब बोल नहीं पाते बेचारे, पता है, मन में यही रहता है। लेकिन क्या भूमि? कुछ नहीं, ऐसा क्या है, मामा के यहाँ जाके रह रही है, पूरा खाना खत्म करके आएगी। अब उनका बेचारों का कैसा जमाना आ गया, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। क्या रहे? अभी आ रहा है बाहर से नाश्ता। सही है, बाहर के लोगों के लिए बाहर का नाश्ता, घर के लोगों के लिए घर का नाश्ता, ये सही होता है। गुड, तुमने साबित कर दिया तुम बाहर की हो। चलो हेडिंग डालो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है ना? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक। मतलब इस वाले जो पोर्शन का है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि जो हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं इसमें क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, जब हम लोग कैपेसिटर की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, हमने बोला था मिनिमम 2 कंडक्टर्स रिक्वायर्ड विच आर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल। हाँ या ना? 2 कंडक्टर रिक्वायर्ड होते हैं जिनको हम इंसुलेटिंग मटेरियल से सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर कैपेसिटर बनाना है और हमें यूज करना है पैरेलल प्लेट, इसका मतलब है कि 2 कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स होंगी कुछ इस तरीके से। ये कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट, ये दूसरी कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट, मतलब ये प्लेट हो गई कंडक्टिंग प्लेट, ये भी कंडक्टिंग प्लेट। दोनों को एक दूसरे के पैरेलल रखा और इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो ये बन गया कि नहीं बन गया कैपेसिटर? जल्दी बताओ। और यहां पे 2 प्लेट पैरेलल हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जल्दी बताओ, हाँ या ना? ये बात समझ में आई कैसे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब क्या हुआ, मिनिमम 2 कंडक्टर्स आर रिक्वायर्ड बाय सच दैट कि हम इनके बीच में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल को इंसर्ट कर सकें। तो यहाँ पे देखो एक कैप प्लेट ली, दूसरी प्लेट ली, दोनों को पैरेलल रखा, इसलिए इससे मिलकर बनने वाला कैपेसिटर क्या हो जाएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है ना? चलो हेल देखो इसके बारे में, when two parallel plates are connected, when 2 parallel plates are connected across a battery, the plates are charged and an electric field is established between them. An electric field is established between them and this setup is known as parallel plate कैपेसिटर। देखो इसमें क्या लिखा है, जब आप 2 पैरेलल प्लेट्स को किसी भी बैटरी से लगाते हो तो प्लेट्स चार्ज हो जाती हैं। अब वो प्लेट्स चार्ज हो चुकी हैं तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कि नहीं आएगी?
हाँ है ना, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके अंदर चार्ज फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार के सेटअप को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रकार के सेटअप को हम लोग बोलते हैं क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समझ में आया कि नहीं आया? व्हेन टू प्लेट्स जो कि एक कंडक्टिंग प्लेट्स थी, उनको आप उसे बैटरी से कनेक्ट कर देते हो तो वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्म ले लेते हैं, मतलब लाइक दिस। ये एक प्लेट थी, ये दूसरी प्लेट थी, हमने इन दोनों को बीच से लिया, एक बैटरी से कनेक्ट किया, थोड़ा और अच्छा बनाना था की भी लगा दी, और ये आपका हो जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये तो हो गया तुम्हारा नॉर्मल वे से। मोस्टली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो देखो ये दो प्लेट ही तो हैं जो कैपेसिटर का रियल सिंबल अपन यूज करते हैं, क्योंकि 90% यूज होने वाला जो कैपेसिटर होता है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, इसलिए हम उसी के सिंबल को ही कैपेसिटर के फॉर्म में यूज कर लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। अब हमको करना है इसका डेरिवेशन, मतलब ये जो आपने पैरेलल प्लेट का सेटअप बनाया उसकी वैल्यू क्या होती है कैपेसिटेंस की, उसकी वो अब हमको कैलकुलेट करना है। तो हम देखो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि जो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है लेट, ठीक है ना, इसका जो सिमेट्रिकल डायग्राम बनाने वाला था मैं वो ये था, ये होगा रियल डायग्राम जिसको अपन को स्टडी करना है। मान लिया कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन क्या है, ए है, हाँ या ना, डी है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन मान लिया हमने डी है, दोनों का एरिया सेम है, इसका एरिया भी ए है और इसका एरिया भी क्या है, ए ही होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। अब देखो ये वाली जो इस साइड वाली प्लेट है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव चार्ज से लगी हुई है, तो यहाँ ए यहां ना लिख के मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये वाला प्लस वाले से कनेक्ट है तो इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा होगी कि नहीं होगी, हाँ है ना, और दूसरा वाला इस वाले माइनस वाली प्लेट से कनेक्ट है तो इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, माइनस सिग्मा। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, लेट द टू कंडक्टिंग प्लेट्स ठीक है ना, ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए are separated by a distance d. The plates having charge density plus sigma एंड माइनस सिग्मा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डेरिवेशन कैसे करते हैं, हमें पहले इस फिगर को बताना तो पड़ेगा कि हमारे पास दो तो कंडक्टिंग प्लेट है जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और ये डी डिस्टेंस से सेपरेट हैं, ठीक है ना, और इन पे डेवलप होने वाली जो चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है। गॉट इट और नॉट? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना कि नहीं आई? नोट करो जल्दी से इसको, नोट करो इसको जल्दी से। याद रखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस सेक्शन। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हर पेपर में रखा मिलता है, चाहे वो एमपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो। डन ना? चलो अब देखो
थोड़ा सा इसको लिखना नहीं, थोड़ा समझना। ये एक कंडक्टिंग प्लेट है, ये एक कंडक्टिंग प्लेट है। तुम लोगों ने भी एक डेरिवेशन किया था कंडक्टिंग प्लेट की वजह से, जब तुमने यहां पे भी निकाला था, यहां पे भी निकाला था और यहां पे भी निकाला था, हाँ है ना? ऐसा कुछ किया था क्या? अगर इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है और इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, तो देखो हमने क्या देखा था, जब आप यहां पे निकालते थे तो प्लस वाला इधर धक्का देगा, माइनस वाला इधर धक्का देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो निकल के आती थी क्या? याद करो, ऐसा कुछ किया था अपन ने। इधर वाले में देखो, प्लस वाला इधर धक्का देगा, माइनस वाला इधर धक्का देगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आती थी कि नहीं आती थी? बाहर दोनों जगह, है ना? याद होगा तुम लोग को, पुराना किया अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड में, लास्ट क्वेश्चन यही किया था, ठीक है। लेकिन हम इधर देखेंगे तो प्लस वाला इधर धक्का देगा और माइनस वाला भी इधर ही धक्का देगा, हाँ है ना? तो यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं निकल के आती थी। तुम्हें पता है जब सिंगल लीनियर पैरेलल प्लेट होती थी तो इसका निकल के आता था 2/ε0, इसका भी 2/ε0 आता था, तो टोटली कितना आ जाता था? σ/2ε0 प्लस σ/2ε0। ऐसे ही कुछ आता था क्या, जिसको अपन डायरेक्टली सॉल्व करके लिखते थे 2σ/2ε0 बराबर σ/ε0। ऐसा कुछ होता था क्या? किया है अपन ने। हमने एक इसका मिलता जुलता क्या किया था, हमने बताया था कि अगर कोई 2 डायमेंशनल प्लेट है कुछ इस तरीके से, ऐसा बताया था क्या? 2 डायमेंशनल प्लेट होती है तो इसकी एक प्लेट से σ/2ε0 लगेगा, दूसरी प्लेट से भी σ/2ε0 लगेगा, तो 2D मिला के कितना बना देगा? σ/ε0, अपॉन वाला 2 कैंसिल, आधा आधा मिलके 1 बन गया। तो देखो इसी कॉन्सेप्ट को हमको यूज करना है, इसलिए हमने तुम्हें रिकॉल करा दिया। डोंट बी थिंक ये आया कैसे, अब समझ जाना। तो देखो हम इसको क्या करने वाले हैं, तो देखो द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप बिटवीन two plates are, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप बिटवीन 2 प्लेट्स आर E बराबर σ/ε0। किसी को कोई डाउट है कैसे आया? अब 2 प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड σ/ε0 आ गई, अब वो हमने दिखा दिया था करके, बस डायरेक्ट लिखना है, ठीक है ना? नाउ एक बात बताओ, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको क्या बोलते हैं? चार्ज पर यूनिट एरिया बोल देते हैं क्या मैम? सिग्मा बराबर Q/A होता है क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया होता है क्या? जैसे देखो हमने उस दिन लिखवाया था, लैम्डा मतलब लीनियर, तो क्या हो गया? Q/L। सिग्मा मतलब सरफेस मतलब Q/A। रो मतलब वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा Q/V। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पे सिग्मा था, तो सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है ना? अब इसको ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो देखो E बराबर क्या हो जाएगा? Q/A/ε0, तो E बराबर कितना आ गया? Q/A/ε0। कैन वी थिंक इक्वेशन नंबर 1, हाँ है ना? ठीक है। अब देखो नाउ the potential developed between the 2 plates which are separated by distance d and इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसमें लग रही है वो क्या है? E है। तो देखो तुम यहां पे क्या बोलोगे, ये V बराबर क्या हो जाना चाहिए? E इंटू डी हो जाना चाहिए क्या? हाँ है ना? अगर डिस्टेंस d दी गई है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमको E दी गई है, तो V बराबर E इंटू डी ही तो होता है ना, वो रिलेशन जो अपन ने प्रूव करके दिखाया था। तो देखो यहां से अब E की वैल्यू को पुट कर दे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो V बराबर कितना हो गया? Q इंटू डी अपॉन ε0A। इसको मान ले इक्वेशन नंबर 2, जल्दी बताओ।
ठीक है ना। हमने V क्यों निकाला, क्योंकि हमें पता है C बराबर होता है Q अपॉन V। अगर V निकल आएगा तो C अपने आप नहीं निकल आएगा, तो V हमने निकाल लिया। नाउ यूज द कैपेसिटेंस। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या हो जाएगा, C बराबर Q अपॉन V फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन V की जगह हो जाएगा QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो ये ऊपर जाएगा तो देखो Q एप्सिलॉन नॉट A अपॉन Q अपॉन D। तो Q से Q कैंसर, तो कैपेसिटेंस आ गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दिस इज द फाइनल आंसर। बट ये एप्सिलॉन नॉट कब आता है, जब दोनों प्लेट्स के बीच में एयर या वैक्यूम रखा हो, हाँ है ना। अगर दोनों, ये तो हो गया कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या होता है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। हमेशा याद रखना, ये ब्रह्मास्त्र है पूरे फिजिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड में ये फॉर्मूला याद ही रखे रहना। C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है ना। लेकिन ये कब है, व्हेन द मीडियम क्या होगा आपका, डाइलेक्ट्रिक ना होके एयर या वैक्यूम हो। लेकिन अब क्या होगा, अगर आप किसी डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करा दोगे तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। लिखो इसको, फिर मैं बताता हूं। नोट हो गया, ओके। नाउ अरे तो ये धागा ना बहुत दिक्कत करता है, इसको करो जा। नाउ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is introduced between two plates। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को यहाँ कैपिटल के लिख लेना। is introduced between two plates, then capacitance of parallel plate capacitor। तो देखो क्या होगा, हमने क्या किया, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, ये बैटरी थी। अब हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया, ठीक है ना। तो देखो हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया पूरी डिस्टेंस पे। तो अगर आप इस पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करा दोगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है, तो जो कैपेसिटेंस निकल के आएगा कुछ भी नहीं है, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ। अगर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को पूरे के पूरे अंदर इंट्रोड्यूस करा देते हो तो जो निकल के आने वाला कैपेसिटेंस होता है वो K एप्सिलॉन नॉट A टाइम्स अपॉन D होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिर्फ K का मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ भी नहीं होना है, हाँ है ना। किसी को कोई डाउट क्या, जल्दी बताओ, किसी को कोई डाउट क्या। हाँ मतलब क्या क्या डाउट है आरती, पूछो। ये पार्ट देखो, ये याद रखना, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मतलब है। तो इसको एक बार रिपीट देखो, शुरू से क्या था डेरिवेशन में। हमने क्या किया था, दो पैरेलल प्लेट्स आपस में ले ली, ठीक है ना, उनको बैटरी से कनेक्ट किया। जब हमने बैटरी से कनेक्ट किया तो क्या हुई, चार्ज हुई। चार्ज की वजह से उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई और उसने चार्ज को स्टोर करने का काम कर दिया। फिर ठीक है,
ये हमारा स्ट्रक्चर था, यहाँ पे पैरेलल प्लेट से बैटरी से कनेक्टेड की हमने, फिर हमने इसको ना सिमेट्रिकली एक डायग्राम लिया, बिकॉज हम 3 डायमेंशनली डायग्राम से स्टडी नहीं कर सकते थे, वी हैव टेक अ सिंबलिक डायग्राम विच इज रिप्रेजेंट द होल प्रोसेस। हमने क्या किया, 2 कैपेसिटर लिए, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, सेपरेट किया डी से, जो प्लेट प्लस वाले से कनेक्ट थी उसने प्लस पोटेंशियल मतलब प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी की, जो माइनस से थी माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी उसने डेवलप कर दी। 2 कंडक्टिंग प्लेट्स के बारे में हमने पूरा लिखा और ये सब बात को लिख के दिखाया। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बीच में निकल के आती थी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल के आती थी। फिर हमें पता है सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, तो ई बराबर क्या हो गया, क्यू बाई ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर क्यू ए एप्सिलॉन नॉट। अब हमें कैपेसिटेंस निकालना था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो क्या हो गया, सी बराबर क्यू अपॉन वी। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इनकी वैल्यू पुट की और हमने देखा सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, पर ये था मीडियम के लिए नहीं, वैक्यूम के लिए। जैसे ही मीडियम हमने भरा ये अपने आप मल्टीप्लाई हो गया फाइनल आंसर में। गॉट इट और नॉट? जल्दी बताओ। चलो नाउ वी गो ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट्स। अब देखें अगला टॉपिक अपने दिमाग में खुद आता है। कभी कभी दिमाग में क्वेश्चन आएगा, भैया यहां पर मतलब ऐसा भी तो हो सकता था ना कि तुम्हारा ये जो डाइलेक्ट्रिक है पूरे में ना भर के कहीं छोटे से हिस्से में भरा हो, यानी ये तो फुल्ली फिल्ड कैपेसिटर हो गया, तो अब अपन को निकालना है पार्शियल फिल्ड कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। गॉट इट? इट्स विल बी अ फुल्ली फिल्ड कैपेसिटर। ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, फुल्ली फिल्ड कैपेसिटर की हो जाएगी। लेकिन ऐसा भी तो केस हो जाएगा ना कि भैया कहीं ऐसा भी तो पूरे में ना हो, थोड़े से हिस्से बस में डाइलेक्ट्रिक हो बाकी नॉर्मल हो, तो उस कंडीशन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे कर लेते हैं, ठीक है। चलो हेडिंग डालो, पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर। पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर। along डी, ठीक है ना। हमें क्या करना है, पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर निकालना है along डी। मतलब देखो 2 प्रकार के कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड हो सकते थे। कैसा? आप बोलो भैया ये कैपेसिटर था, ये कोई एक छोटा सा डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर डाल दिया, या फिर आप क्या बोल सकते थे, ये कैपेसिटर था, हमने क्या किया एक छोटा सा कैपेसिटर इसके अंदर, ऐसा भी तो डाल सकते थे कि नहीं डाल सकते थे? जल्दी बताओ। तो ये along डी है और ये क्या हो जाएगा along ए। इसमें क्या हो जाएगा, डी चेंज होगा और इसमें क्या हो जाएगा, ए चेंज होगा। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों केस क्या होते हैं, अगर आपने इसको वर्टिकल रख दिया तो डी चेंज होता है, और अगर आपने इसको हॉरिजॉन्टल रख दिया तो ए चेंज होता है। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ है ना तो बोलो। तो हम अभी ये वाला केस डिस्कस करेंगे, फिर इसके लिए भी करके दिखाएंगे। चलो लिखो फिर, लेट अ कैपेसिटर इज filled with dielectric of length L and area of cross section A such that जो आपका L है वो छोटा है D से, ठीक है ना। इस तरीके से आपने डाइलेक्ट्रिक को फिल किया कि L की वैल्यू D से छोटी है। अगर वो फुल्ली फिल्ड होता तो L बराबर D होता है, ठीक है ना। पार्शियली फिल्ड है मतलब L की वैल्यू D से कम है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने क्या किया दिस, ठीक। बट एक चीज है यार, इस डेरिवेशन को पढ़ने से पहले ना
हमें ना सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आना चाहिए था, नहीं तो इसका फॉर्मूला कैसे लाओगे तुम लोग? नोट कर लिया इसको तुम लोगों ने? हाँ ना, नोट कर लिया क्या इसको? जल्दी बताओ। अगर नोट कर लिया है तो तुम पता क्या करो, एक पेज पूरा मतलब आगे पीछे का पेज छोड़ दो, ठीक है? उसके आगे अपन देख लेते, इस पे वापस आएंगे। हेलो, ठीक है? तो इसमें देखो, कर लिया नोट ना? ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पे देखो हेडिंग डालो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। मैं भूल गया था कि ये भी तो एक टॉपिक है ना। ये क्या है, लास्ट ईयर हटा दिए गए थे टॉपिक, तो मुझे याद नहीं आ रहे थे उतने अच्छे से, अब याद आ गया। कॉम्बिनेशन 10th क्लास का किसी को याद है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, हाँ है ना? तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में आता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है? दूसरा आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और तीसरा जो आपका आएगा दैट्स विल बी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मतलब सीरीज और पैरेलल साथ में होंगे। तो ये जो मिक्स कॉम्बिनेशन है ये क्वेश्चन के हिसाब से आता है। सिर्फ हमको क्या पढ़ना है? सिर्फ हमको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना है। तो देखो हेडिंग डालो सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना? तो सीरीज कॉम्बिनेशन जब डालोगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं सीरीज को ऐसी पेपर में लिखना, टीचर खुश हो जाएगा तुम्हारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, कुछ इसमें चीजें खास बात होती है। देखो जब हम लोग पढ़ते थे, याद करो 10th के दिन, कि तुम्हारा एक रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर और ये बैटरी से कनेक्ट रहते थे कि नहीं रहते थे? ठीक है ना? तो हमने बताया था कि अगर बैटरी से आई करंट निकलता है तो वापस भी आई करंट आता है बैटरी पे। ऐसा तो होता नहीं करंट खत्म हो जाता कहीं पे, हाँ है ना? यानी इसका मतलब है कि इस वाले रजिस्टर जो R1 था और ये R2, इस पे भी आई करंट गया होगा और इस पे भी आई करंट ही गया होगा, हाँ है ना? तभी तो ये वापस आई करंट यहां पे पहुंचा है। जल्दी बताओ। इसका मतलब है कि जो I होता है वो कांस्टेंट होता है सभी रजिस्टर के अक्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन में, हाँ है ना? लेकिन एक बात समझना, पोटेंशियल बराबर V बराबर क्या होता है? RI होता था क्या? ऐसा कुछ याद है तुम लोग को ओम्स लॉ? तो देखो एक बात समझो, I तो सेम हो गया सबके लिए, लेकिन R1 और R2 की वैल्यू डिफरेंट है, तो इससे V1 और V2 डिफरेंट निकल के आनी चाहिए, हाँ है ना? I तो सेम है पर R1 और R2 तो डिफरेंट है ना, तो इसकी वजह से इसके खिलाफ पोटेंशियल V1 आएगा और इसके अक्रॉस V2 आएगा, पर ये टोटल कितना होगा V1 और V2? V के बराबर जितना बैटरी के था। याद आया किसी को ये? तो एक बात याद रखना था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट जो होता है अक्रॉस ईच रजिस्टर सेम होता है, और जो पोटेंशियल होता है वो दोनों के डिफरेंस होता है दोनों के लिए, हाँ है ना? तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा पहला, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब अगर करंट सेम है तो चार्ज भी सेम ही होगा, तो हम यहां चार्ज के लिए लिखेंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज अक्रॉस ईच रजिस्टर, ईच कैपेसिटर in series combination, charge across each capacitor is same, ठीक है ना? तो सेकेंड हो जाएगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल अक्रॉस
each capacitor is different, but the sum of all potentials is equal to potential of बैटरी। समझ में आ गया नहीं आ गया? सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज तो सेम ही रहता है, पहली बात हो गई। और दूसरी बात क्या हो गई, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल होता है हर कैपेसिटर के अक्रॉस वो डिफरेंट होता है, पर जो टोटल पोटेंशियल का होगा ना सबका जोड़ के वो बैटरी के बराबर ही होता है। समझ में आया कि नहीं आया बात? जल्दी बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? भूमि, अंशिका, आरती, बात समझ में आई? सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, तुमने देख लिया, क्योंकि रास्ता नहीं बदलता उसका, और पोटेंशियल डेवलप, क्योंकि अब देखो ओम्स लॉ टाइप में समझो तो देखो आर सेम है, ठीक है, सॉरी आई सेम है दोनों का, R1 R2 डिफरेंट है, तो पक्का V1 और V2 भी डिफरेंट होंगे। उसी एनालॉजी को अगर यूज करें तो पोटेंशियल भी कैपेसिटर के अक्रॉस भी सीरीज कॉम्बिनेशन में डिफरेंट होता है। आ गई? क्या आ गई? आ गया कि आ गई? हाँ आ गई। चलो नेक्स्ट, लिख गया ये? अब देखो, लेट a system consist of two capacitor C1 and C2 which are connected in series with a battery of potential कैपिटल V। ठीक है, हमने क्या किया, दो कैपेसिटर लिए, एक ये था एक ये था, और इसको क्या किया, बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, जिसका पोटेंशियल V था, ये C1 और ये C2। ठीक है ना? आप देखो, हमें पता है लेट, हमें पता है C1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल निकल के आने वाला है वो V1 होगा, और C2 के अक्रॉस पोटेंशियल निकल के जो आने वाला है वो V2 होगा, और नेट पोटेंशियल क्या है, V है। तो अपन क्या लिखेंगे, लेट द पोटेंशियल अक्रॉस C1 इज V1 एंड C2 इज V2 and net capacitance is कैपिटल C। जो पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस लास्ट में निकल के आने वाला है, मान लिया वो एक कैपिटल C ही है। ठीक है, तब देखो फ्रॉम सीरीज कॉम्बिनेशन, हमने अभी अभी ऊपर डिस्कस किया, फ्रॉम सीरीज कॉम्बिनेशन पॉइंट नंबर 2 as we discussed earlier, हमने जो अभी सीरीज कॉम्बिनेशन में पॉइंट पढ़ा दूसरे नंबर का, उसके हिसाब से जो टोटल पोटेंशियल है बैटरी का वो इन सबके सम के बराबर होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना? जल्दी बताओ, V बराबर V1 प्लस V2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब देखो, फ्रॉम कैपेसिटेंस, तो देखो क्या पढ़ा है तुमने, C बराबर पढ़ा है Q अपॉन V पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाँ है ना? तो यहां से V का फॉर्मूला जरा निकालो, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C। हाँ है ना? ये तो हो गया फॉर इक्विवेलेंट सर्किट, जो लास्ट में सर्किट निकल के आना है ये उसके लिए तुमने निकाल दिया, लिख देना फॉर इक्विवेलेंट सर्किट ये। लेकिन V1 के लिए अगर आपको निकालना था तो चार्ज सेम होता है पर कैपेसिटेंस वेरी कर जाएगा, हाँ है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में। लेकिन अगर V2 के लिए निकालना पड़ेगा तो चार्ज सेम हो जाएगा, कैपेसिटेंस वेरी करेगा कि नहीं करेगा? देखो
इस v की वैल्यू आपने निकाल ली, आपने v1 की वैल्यू भी निकाल ली, आपने v2 की वैल्यू भी निकाल ली। नाउ वी ओनली फॉर पुट दिस वैल्यू ऑन द फॉर्मूला दिस इक्वेशन। अगर इसको 1 माने तो हम पूरी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, हाँ है ना। ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट लिखा हुआ है, फॉर इक्विवेलेंट सर्किट फॉर v1 फॉर v2। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? आरती और भूमि तुम्हें भी, अंशिका को तो आ गया, तुम लोग को आया कि नहीं आया? ठीक, तो देखो नोट भी हो गया होगा ना। नोट हो गया? हाँ चलो, तो देखो हम अब फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या था, जो फॉर्मूला था v बराबर v1 प्लस v2, तो यहाँ पे क्या आ रहा था, q बाई सी आ रहा था कि नहीं आ रहा था। c क्या है, फाइनल कैपेसिटेंस जो सर्किट का निकल के आने वाला है, ठीक है ना। यहाँ v1 में क्या जा रहा था, q अपॉन c1, यहाँ पे क्या आ रहा था, q अपॉन c2। तो देखो q अपॉन c, इधर से कैपिटल Q को कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2, तो q से q कैंसिल आ गया, तो 1 अपॉन c बराबर 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2, हाँ है ना। हो गया ये वाला बात। तो 1 अपॉन c बराबर 1 अपॉन c1 प्लस c2, ये रेजिस्टेंस का उल्टा नहीं हो गया। रेजिस्टेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आता था, R1 प्लस R2 आता था, इसमें क्या आ रहा है, 1 अपॉन c1 प्लस c2, ठीक है। चलो, बट if system consists of n capacitor whose capacitance is C1, C2, C3 एंड Cn। तो ये देखो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सी बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ऐसा कहाँ तक चला जाएगा, जितने कैपेसिटर होते जाए उतने तक, Cn तक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ ये बात। कोई दिक्कत है क्या इसमें? दिक्कत है क्या? जल्दी बताओ, क्या कोई दिक्कत है क्या? नोट हो गया? कोई दिक्कत नहीं, चलो नोट तो हो ही गया होगा। नेक्स्ट में आते हैं हम। नाउ वी विल टेक द क्वेश्चन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं। चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझते, लेट पहले सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है ना। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट क्या है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो इसको समझना, ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, दिस विल बी कनेक्टेड विद द बैटरी। अब एक बात बताओ, यहां से तुम 4 लोग निकले, समझना बात को, दिस इज द 4 पीपल्स, तुम चारों देवियां एक साथ यहां से निकली, ठीक है ना। जैसे ही तुम लोग इस पॉइंट पे पहुंचे तो जरूरी है कि चारों लोग एक ही रास्ते पे जाएं, ठीक है। भूमि और ये लोग हमेशा गुटबाजी में रहती हैं, भूमि और क्या बोलते हैं, सोनल। मान लिया भूमि और सोनल, एमपी बोर्ड वाले बच्चे इधर से चले गए,
और ये जो अंशिका और आरती थी इस रोड से चले गए कि नहीं चले गए, लेकिन जब ये वापस मिलेंगे तो यहाँ पे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और बाद में क्या हो जाएगा, फिर ये चारों हो जाएंगे और लास्ट में स्कूल चारों साथ में ही पहुंचेंगे जहाँ प्रोग्राम में लोग जा रहे थे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, पैरेलल में स्पीड सीरीज का अपोजिट हो जाता है। तो देखो क्या होगा, जैसे ये चार निकले आधे आधे बट गए, होता ना, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बचे हुए रोड में आओ, तो क्या हो जाएगा, आधे आधे बट गए। यानी अगर चार्ज यहां से Q निकला तो यहां पे Q1 डैश हो गया और यहां Q2 डैश हो गया, यानी Q1 और Q2 में टूट गया। लेकिन बाद में जब वो आया फिर क्या हो जाएगा, Q मिल गया। मतलब पहले वाले के अक्रॉस कितना हो गया चार्ज, Q1, दूसरे वाले के अक्रॉस कितना हो गया, Q2। तो यहां पे चार्ज सेम नहीं रहा, चार्ज क्या हो गया, दोनों के अक्रॉस डिफरेंट हो गया। अगर चार्ज डिफरेंस हो, अब देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, लेकिन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा। इस बार उसमें क्या था, पोटेंशियल सम हो जाता था, इसमें चार्ज सम होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लाइन तीनों पैरेलल है, पैरेलल लाइन होने की वजह से तीनों का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। लेकिन चार्ज क्या होता है, रास्ते के पॉइंट के डिवीजन की वजह से चार्ज दो पार्ट में बट जाता है, तो चार्ज सेम नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या हो गया इसको, भूत आ गया मेरे हाथ को लगता। चलो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द चार्ज across each capacitor is different, but total charge but the sum of all charges equal to charge comes from battery। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। ठीक है ना। ये दो पॉइंट याद रखना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होगा प्रत्येक कैपेसिटर के अक्रॉस डिफरेंट होगा, बट उन सबके चार्जेस को जोड़ दोगे ना तो कितना हो जाएगा, जितना चार्ज बैटरी से निकल रहा था, हाँ है ना। और जो टोटल द पोटेंशियल है ना कैपेसिटर के अक्रॉस, वो क्या हो जाएगा, सब सेम हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या लिखते हैं, लेट देयर आर two capacitors, let there are two capacitors C1 and C2 which are connected in series. Let there are two capacitors C1 and C2 which are connected in series with a battery of potential V। ठीक है ना। let Q charge comes from battery and divide in Q1 across C1 and Q2 across C2। ठीक है ना। तो देखो एक बात समझना, फ्रॉम कैपेसिटेंस C बराबर क्या होता था, Q अपॉन V होता था, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू V। ठीक है ना। तो फॉर C1 तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा, C1 इंटू V। फॉर C2
Q2 बराबर कितना हो जाएगा, C2 इंटू वी। इफ कैपिटल C इज द इक्विवेलेंट, अगर कैपिटल C हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है तो फॉर कैपिटल C के लिए कितना हो जाएगा, C बराबर Q इंटू वी। ठीक है ना, सुनना आओ, ये लिखो जल्दी से, इसको कलर बता रहे हैं कि आपको क्या कैसा लिखना है। हमने क्या लिखा ये सब, ये कोई डाउट तो नहीं भैया? मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया है तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। ओके, दिस इज द ओनली लास्ट डेरिवेशन, आफ्टर दैट यू विल गेट फ्री। ओके, इसको जल्दी से लिखो। भूमि आ गया नाश्ता आस्ता कि तुम बस ऐसे ही भूख वैसे झूठ बोल रही थी मन रखने के लिए कि भैया बाहर से नाश्ता आ रहा है? झूठ ही बोलती रहती है हमेशा, ये पन्ना की लड़की है ना। नोट करो जल्दी से। आ गया, बट आपकी वजह से नहीं कर पा रहे हो। उनने वैसे भी नहीं पूछना था मामा को, बोले 10-12 दिन रुकना, रोज रोज क्या पूछना खाने को। काम वाम किया करो थोड़ा बहुत, मजदूरी तो मिलेगा खाना तुम्हें भी। क्लास पूरा दोस्त ने तुम हम ही को दे दिया करो लास्ट में, ठीक है ना। पढ़ना लिखना खुद नहीं है, आप क्लास खत्म करो तो खा लूंगी। कौन कहता है मुंह में खाना भरने से ऑनलाइन क्लास में पढ़ा नहीं जा सकता? लिख गया ये? जल्दी से छुट्टी चाहिए हो तो लिखो, बस एक लाइन का डेरिवेशन बचा है। सही है भूमि तुम्हारा, तुम बढ़िया 12वीं में मस्त शौक कर लो पूरे अपने, मामा मामी चाचा चाची दादा दादी और 2-4 रिश्तेदार अगल बगल के ढूंढाना, उनके यहाँ भी हो आना। फिर 12वीं के बाद शौक तुम्हारे हम लोग पूरे करेंगे। चलो तो देखो, फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या था, टोटल जो Q था वो Q1 प्लस Q2 के बराबर होना चाहिए। तो ये देखो क्या निकला था, CV, ये निकला था हमारा C1V, ये क्या निकला था C2V। तो CV V यहाँ से कॉमन ले लो तो C1 C2, V से V को निपटा दो तो C1 बराबर C1 प्लस C2। नाउ फॉर n कैपेसिटर्स, तो C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड दिस विल गो अप टू C टाइम्स ऑफ n। समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये वाला? अंशिका समझ में आ गया? जस्ट ओनली अब बचे हैं आप लोगों के जो कल पढ़ेंगे अपन लोग, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फुल्ली पार्सली फिल्ड वाला और कैपेसिटर में जो स्टोर एनर्जी होती है ना, उसके 3 फॉर्मूले डराइव करना। इसके बाद चैप्टर सेकेंड इज फिनिश्ड। लेकिन याद रखना इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आएंगे। क्यों? क्योंकि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद मिक्स कॉम्बिनेशन होता है, तो 1-2 दिन तो सिर्फ तुम्हें सीट सॉल्व करने में लगेंगे, कैपेसिटर बस की। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।